बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज शोबा सेहत के ऊपर बात करेंगे। एक बहुत बड़ा मामला पंजाब के अंदर नश्तर अस्पताल की अगर बात करें तो नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के तकरीबन बताया जा रहा है कि 31 के करीब मेंबरान जो कि फैकल्टी जिनको कहते हैं वो इस्तीफ़े पेश कर चुके हैं। इज्तिमाई तौर पर किया जो इस्तीफ़े वाकई पेश किए गए हैं, इनमें से जो है वो 17 प्रोफेसर और 14 एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल है। नश्तर अस्पताल की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है वो एक वाक़या पेश आया था कि जो डायलिसिस करवाने वाले मरीज़ थे वो ऐसे मरीज़ जिनको जो है वो मरीज़ एड्स में मुब्तला नहीं थे, लेकिन उनको ऐसी मशीनों के ऊपर डाला गया कि वो एड्स में मुब्तला हुए। ये इब्तदाई तौर पर वहाँ से बात सामने आई थी। उसके बाद फिर ये सारी इंक्वायरी हुई और वहाँ के जो एमएस और दीगर जो प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी और दीगर जो डॉक्टर्स हैं उनको वहाँ पर सस्पेंड किया गया और इस वक्त इंक्वायरी की जा रही है। डॉक्टर अहमद जवेद काजी साहब का सेक्रेटरी हेल्थ भी रहे हैं और इस वक्त भी जो है वो सेक्रेटरी हैं। वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं कि ये क्या मामला है। तो अब इस पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे और सर्विस अस्पताल की भी बात करेंगे। यहाँ पर 13 के करीब ऑपरेशन थिएटर, और अगर बात करें तो 13 ऑपरेशन थिएटर, लेकिन ऑपरेशन जो रूम्स हैं वो 23 हैं, ये बंद पड़े हैं। 1.5 साल हो चुका है, रिवैम्पिंग को मुकम्मल नहीं हुई। और इसी के साथ एक और अस्पताल जो कि लावारस हो चुका है, दाता दरबार अस्पताल, वो उसको कोई लेने के लिए तैयारी नहीं है, ना महकमा सेहत और ना ही महकमा औकाफ। तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। बड़ा मसला तो जो है वो नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी या नश्तर अस्पताल का है। वहाँ पर जो वाक़या पेश आया उसके बाद अब क्या सूरत हाल है, क्या ये जो फैकल्टी है इन्होंने इस्तीफ़े पेश किए, क्या ये महकमा सेहत को इस्तीफ़े पेश कर दिए गए हैं, वसूल हो चुके हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। वजूहात क्या है। वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को जो है वो नौकरी से निकालने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से एक समरी जो है वो गवर्नर पंजाब को रसाल की गई है। क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया अगर किसी को नौकरी से आप निकालते हैं? क्या अगर कोई ज़िम्मेदार है तो उसको क्या कोई मौका फराहम करना चाहिए कि नहीं? इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे जो आज के गेस्ट हैं, साहबका वीसी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और साहबका प्रिंसिपल सिम्स सर्विसेज अस्पताल के जो प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अमजद साहब है। वेलकम प्रोग्राम में अमजद साहब आपको कहते हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक साहब जो है वो नौमुंतखब PMA लाहौर के सदर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर शाहद मलिक साहब, वेलकम प्रोग्राम में आपको। और हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर रंग एंकर पर्सन हैं मोहसिन अलवी, जो कि लाहौर जून प्रोग्राम करते हैं और ख़ास तौर पर हेल्थ के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और सदर PMA मुल्तान प्रोफेसर मसूद रऊफ़ हराज साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ा मसला इस वक्त नश्तर अस्पताल का है। फैकल्टी इस्तीफ़े पेश कर चुकी है। क्या वाकई यहाँ पर ऐसा वाक़या पेश हुआ था और ये जो पेशेंट थे जो एड्स में मुब्तला हुए, कि वाकई किसी की गलती है या नहीं, ये पूरा मामला है क्या? सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करेंगे और डॉक्टर मसूद रऊफ़ हराज की जानब चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ये फैकल्टी इस्तीफ़े पेश कर चुकी है वाकई, क्योंकि महकमा सेहत अभी तक ये कह रहा है कि उनको ये इस्तीफ़े मिले नहीं हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये इस्तीफ़े जो फैकल्टी की जानब से पेश किए गए हैं, इसके ऊपर महकमा सेहत का ये मौक़िफ़ है कि उनको मिले नहीं अभी तक? जी बिल्कुल, ये आपको मालूम है कि ये सारे कंडीशनल हमने रेजिग्नेशन दी थी इस बात के साथ कि अगर हमारी VC साहबा को, जो कि हम समझते हैं कि उनका कोई इसमें लेना या देना नहीं है, क्योंकि VC साहबा का जो ताल्लुक होता है वो तो बेसिकली एकेडमिक्स रिसर्च या दूसरे लफ्जों में कहा जाए टीचिंग और ट्रेनिंग के साथ होता है और सर्विस डिलीवरी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद उनको प्रेशराइज किया जा रहा था काफी ज्यादा कि आप रिजाइन करें। तो हमने ये कहा था कि अगर मैडम से रिजाइन करवाया जाएगा जबरदस्ती आके, तो ये तमाम फैकल्टी जिन्होंने अपने रिजाइन लिख के दे दिए कि ये मैडम बेशक उसी वक्त जब आपको फोर्स किया जाए आपको कि आप रिजाइन करें, तो ये हमारी तरफ से इस्तीफे आपके पास हमने दे दिए, जमा करवा दिए गए हैं। और मेरा ख्याल है कि वो तो जिस वक्त भी मैडम को फोर्स किया जाएगा, मैडम रिजाइन करेंगी तो वो समझे कि ऑटोमेटिकली ये रेजिग्नेशन चले जाएंगे ऊपर। डॉक्टर साहब, आप इसका मतलब स्टैंड लिया है आपकी फैकल्टी ने और आप ये कहते हैं कि जो इस्तीफे वाकई हकीकी तौर पर आपने पेश किए हैं, अगर वाइस चांसलर से इस्तीफा लिया जाता है तो? जी बिल्कुल जी, अगर वाइस चांसलर साहबा को फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है रिजाइन करने पे, तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम के तमाम इस्तीफे जो है इज्तिमाई तौर पे दिए गए हैं। बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा और एडअप करना चाहूँ कि ये विंटर वेकेशंस थी, तो ज़ाहिर उसमें हमारी आधी फैकल्टी जो थी वो कुछ लीव्स पे होती है विंटर वेकेशंस पर, तो बाकी उन फैकल्टी मेंबराज ने भी राब्ता किया और उनने भी कहा कि हमारे भी आप इस्तीफे जो है ना साथ ही जमा करवाएं इज्तिमाई तौर पे, ताकि अगर रिजाइन दें तो फिर एज अ फैकल्टी पूरी की पूरी निश्चित की फैकल्टी जो है वो रिजाइन करेगी। तो क्या एकेडमिक काउंसिल हुई, उसके अंदर ये मामला रखा गया?
जी बिल्कुल जी, एकेडमिक काउंसिल में ये मामला रखा गया और वहां पे सबने बड़ा सीरियस कंसर्न शो किया कि इसमें हमारे वीसी साहबा के साथ ज्यादती हो रही है। अभी देखें आप कुछ अरसा पहले ही हमारे एक और वीसी साहब को, जो राना अल्ताफ साहब थे, उनको भी रिजाइन करने पे मजबूर किया गया। उन्होंने भी अपना रिजाइन किया और उसके बाद अभी मेरा ख्याल है इन वीसी साहबा को तो 4 महीने हुए हैं अभी जो इनके इंटरव्यूज हुए प्रॉपरली, और उसके बाद ये सिलेक्ट होकर आई और उसके बाद अभी इनको भी फोर्स किया जा रहा है कि आप रिजाइन करें। अगर ये इनको रिजाइन करने पे ऐसे ही मजबूर किया जाता है तो फिर आप बताएं ना कि साउथ पंजाब की वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर की है, तो ये कैसे फ्लरिश करेगी, कैसे ग्रो करेगी। और 6 से 7 साल में अभी आप पता जब से यूनिवर्सिटी बनी है तो कम अज कम 7वां या 8वां वीसी है आकर जो यहाँ पे आ चुका, तो फिर ऐसे कैसे कुछ कहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। बिल्कुल डॉक्टर मसूद साहब, मेरे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला नश्तर अस्पताल के अंदर हुआ है, ये आप ये कैसे हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या वाइस चांसलर इसकी जिम्मेदार नहीं है? अस्पताल के मामला के ऊपर वाइस चांसलर जिम्मेदार होता है या नहीं, ये तो थोड़ा सा क्लियर कर दें। और दूसरा, कोई ऐसी समरी भी मूव कर दी गई है उनको मुलाजमत से निकालने की, तो क्या ये कोई लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया? आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तो जो इसमें देखें जो यूनिवर्सिटी एक्ट है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तो यही कहते हैं कि वीसी साहबा का इसके साथ लेना देना नहीं है। कोई मतलब है कि उनका मैंने पहले भी आपसे जैसे गुजारिश की कि उनका काम तो टीचिंग और मॉनिटरिंग है, एकेडमिक्स है, रिसर्च है, इन चीज़ों को लुक आफ्टर करना होता है। और जो देखिए वार्ड के जो इश्यूज होते हैं वो आपको पता है कि वार्ड में डॉक्टर साहबान भी होते हैं, एडमिन्स होते हैं, हमारे सीनियर और जूनियर फैकल्टी मेंबरान होते हैं, उनके ऊपर फिर एमएस साहब आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो होते हैं जो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होते हैं, उनका अपना प्रिंसिपल भी होता है। तो इनको मेरा ख्याल है कि, और उसके बाद फिर वीसी साहबा होती हैं, वो तो ज़्यादा जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस होते हैं सबको देख रही होती है, लेकिन उनका काम नहीं है, उनसे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। वो कैसे कैसे वार्ड में जाएं और मतलब है कि कैसे एक एक पेशेंट को देखना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हर। और दूसरी बात है कि उनके जो आप जो एक्ट है उसमें भी अगर आप देखिए तो सर्विस डिलीवरी जो है ना, अगर वो बिल्कुल वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है वीसी साहबा के साथ, इस चीज के साथ। तो मैं समझता हूँ कि उनको गैर सही तौर पे इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ये एक बात क्लियर कर दें कि एलिगेशन जो आ रहा है उनके ऊपर जो खबरें भी चली हैं कि वो ये कहा जा रहा है कि इनको इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि इन्होंने इस मामले को डिले किया या कोई टेम्परिंग वाली बात है। तो क्या वाकई ये ऐसी बात हकीकी है? जी बिल्कुल, वीसी साहबा से हमारी बात है, वो वीसी साहबा कहती है जिस दिन मुझे बताया गया उसी सेम डे ही हमने इंक्वायरी, उस सेम डे ही इसको नोटिस लिया गया, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई जो लोकल इंक्वायरी कमेटी थी, और वो मेरा ख्याल है कि विदिन मेरे ख्याल फ्यू डेज उसने अपनी जो थी सिफारिशात भी पेश कर दी, जो कि मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी दे दी गई थी इन टाइम। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तक वाइस चांसलर को शोकाज नोटिस या कोई जवाब तलब किया गया हो कि आप ये जो जवाब दें, ऐसी कोई बात है? ऐसी बात भी नहीं है, बिल्कुल जी, कोई ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली। डॉक्टर मसूद रऊफ हराज साहब साथ ही रहिएगा, हम मजीद पैनल में जो लोग हैं मेरे साथ सीनियर प्रोफेसर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहता हूँ इसी मामले के ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब प्रोफेसर जो है उनसे बात करता हूँ। ये साहब का प्रिंसिपल और ये इनका वसी तजर्बा है, वीसी भी खुद रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस पूरे मामले के ऊपर आपने सुन लिया है, वो कहते हैं कि अभी तक किसी किस्म का कोई उनको नोटिस नहीं दिया गया, और एक एलिगेशन उसकी वो तरदीद कर रही है कि जी वो उनके ऊपर एलिगेशन ये है कि उन्होंने इसको डिले किया। तो क्या इसी बिना के ऊपर एक वाइस चांसलर, अगर ये वाक़या पेश आया मरीज़ों का और मरीज़ एड्स में मुब्तला हुए हैं और उसकी इंक्वायरी होगी है, कई लोग तो आपको पता है MS समेत कई लोग सस्पेंड हो चुके हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखें जी, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस वाक़े के ऊपर गवर्नमेंट अब लीगल एक्शन ले चुकी है और पीडा के एक्ट के तहत इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और ये जो आप अहमद जावेद काजी साहब का नाम ले रहे हैं, ये साहब का सेक्रेटरी हेल्थ है, इनको उस पीडा की इंक्वायरी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। उनके साथ और लोग भी मौजूद हैं और इन तमाम डॉक्टर्स को, जिनमें वीसी साहबा भी शामिल हैं, इन सब को चार्जशीट इशू कर दी गई है। मैंने उसकी कॉपी अपनी आंखों से देखी है। और वीसी के ऊपर उन्होंने जो मेन इल्ज़ाम लगाया वो इनएफिशिएंसी का है कि वो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है, तो उनको क्यों नहीं पता चल सका कि मेरे इदारे के अंदर ये कोई वाक़या हुआ है, और उसके बाद फिर उसकी कोई क्विक इंक्वायरी और उसमें फैक्ट फाइंडिंग, ये चीज़ें ये उनके ऊपर लगी है। MS पे भी यही लगी नहीं, लेकिन अभी तक उनको कोई किसी किस्म का तो नहीं, उसका एक तरीका नहीं शोकाज नहीं जी, अब तो पीडा लग गया ना। पीडा में वाइस चांसलर मौजूद है जी, पीडा के अंदर वाइस चांसलर को उन्होंने शामिल किया हुआ है। नहीं, सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो पीडा लगा सकता है वाइस चांसलर को? सेक्रेटरी आदमी चीफ मिनिस्टर की तरफ से होता है। चीफ मिनिस्टर की दिस लेटर इज रिटन बाय द चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी हेल्थ इज ओनली इशूइंग, ही इज डूइंग नथिंग नाउ।
ठीक है। सीएम ही अथॉरिटी होता है ग्रेड 20 की जब इंक्वायरी शुरू होती है, ठीक है। नीचे वाले नहीं कर सकते। लेकिन मियां साहब मैं आपको ये अर्ज़ करूं, अभी मसूद ने बड़ा अच्छा ये इसकी दी है। निश्तर मेडिकल कॉलेज बना था 1951 में और सरदार अब्दुल रब निश्तर के नाम पर, और क्या बात थी इस इदारे की। हमने इसको आधा तीतर आधा बटेर बना दिया है। कैसे? हमने मेडिकल कॉलेज के अंदर 2017 में यूनिवर्सिटी घुसेड़ दी। मुझे बताएं कि निश्तर यूनिवर्सिटी की कोई आपने बिल्डिंग बनाई? वही निश्तर कॉलेज की बिल्डिंग जो 1951 में बनी, उसमें सिर्फ एक एरिए को वाइस चांसलर का ऑफिस डिक्लेयर करके उस पर करोड़ों की रेनोवेशन और ये सारी करके तो कहा गया जी ये कोई यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट वहाँ पे अलग से नहीं है, सब वही डिपार्टमेंट है जो ये कॉलेज तो के। हुकूमत का काम है, फिर बना दे। एग्जैक्टली उन्हें अगर यूनिवर्सिटी बनाई है कागजों के अंदर तो फिर बिल्डिंग भी बनाए, अब दूसरा एग्जामिनेशन भी वो खुद कंडक्ट करें। जी यही ना। अब दूसरा कंफ्यूजन क्या हुआ, हमेशा से प्रिंसिपल किया करता था इदारे की मुकम्मल मॉनिटरिंग, उनके अंदर एजुकेशन भी, पेशेंट मतलब टॉप पे वो था, और एमएस जो था वो हॉस्पिटल के लिए मुकम्मल जिम्मेदार होता था कि हर शय उसकी ठीक रखेगा। लेकिन अब जब इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कंफ्यूज हो गई, और अब समझ नहीं आती। मसूद सही कह रहा है कि जी उसकी जिम्मेदारी नहीं, अच्छा प्रिंसिपल की जिम्मेदारी भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिंसिपल के लिए जो है ना उसकी जिम्मेदारियाँ, उसमें एक वो स्वीपर का भी वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। व्हाट टू टॉक अबाउट एनी प्रोफेसर या कोई ग्रेड 17 या 18। ये गवर्नमेंट ने अटानवी के नाम पे जो खैर से शुरू किया था ना, वो महमूद चौधरी के ज़माने में, आपके इल्म में होगा पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी इस पंजाब के अंदर महमूद चौधरी के लिए बनाई गई थी, पंजाब के अवाम के लिए नहीं बनाई गई थी। इसलिए कि महमूद चौधरी वाज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ परवेज़ मुशर्रफ, और उसने अपना लिंक इस्तेमाल करके वो बनाई। और आपको पता है शेख ज़ायद में जिस तरह से वहाँ पे धोल धप्पे और सारे कुछ हुए थे, और वो उसके लिए बनाई गई। बाद में फिर जिस जिसका हाथ पड़ा, जहाँ जहाँ पड़ा, मैं अगर मुल्तान में तगड़ा था तो मैंने कहा जी निश्तर को भी बना दे, कोई फैसलाबाद में तक। तो यहाँ सर वर्क की जो है ना क्लियर कट डिमार्केशन नहीं हो सकी। इस वक्त इन इदारों में कोई समझ नहीं है कि एमएस ने क्या करना है, वीसी ने क्या करना है, प्रिंसिपल ने क्या करना है। अभी जो मुल्तान में हुई है सीएम की विजिट, प्रिंसिपल को उन्होंने सस्पेंड नहीं किया। मेरी इतला के मुताबिक प्रिंसिपल से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी मेरी तौबा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इख्तियार ही कोई नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, इख्तियारात होते हैं, इख्तियारात इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। इख्तियार भी वही करें ना। अगर आप वहाँ पे खुद डमी बन जाएंगे तो फिर मुझे बताएं ना। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इख्तियार बाज़ औक़ात होते भी हैं, लेकिन आप भी तो साहब का यहाँ पे सर्विसेज के और सिम्स के प्रिंसिपल थे, जी हाँ। तो आप तो आउट ऑफ द वे जाके जब आपको निकालने की कोशिश की या आपको तो आप तो चले गए थे, कोर्ट चले गए थे। जी बिल्कुल। तो ये तो दिल की बात है ना। हाँ, मेरे केस में थोड़ा सा ये फ़र्क था कि मेरा कॉलेज था, यूनिवर्सिटी का मेरे ऊपर। अच्छा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं थी। जहाँ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ये तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर, कई यूनिवर्सिटियों में तो प्रिंसिपल एग्जिस्ट ही नहीं करता आज भी, जिनमें एग्जिस्ट करता है उसका पता ही कोई नहीं कि इसका। चलो बिल्कुल आपकी तरफ आते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो मामला है, आप क्या समझते हैं कि वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी बेकसूर है? मियां साहब बहुत शुक्रिया, मुझे 2 मिनट आपको देने पड़ेंगे। 3 मिनट लें आप जरा। मैं ज़रा डिटेल से बताता हूँ रियलिटी आपको। पता है जब ये यूनिवर्सिटियाँ बनी थी, जिस तरह मुझे कह रहे थे, तो मैंने कॉलम लिखा था आपके अखबार के अंदर, नई बात के अंदर, कि यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ तांगा घोड़े के आगे। और मैंने वहाँ बताया फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की, अफरा तफरी, इंतज़ामी और फ्रंट। अब प्रिंसिपल आपने वीसी की बात की है, मिनाज जो उनकी वीसी है एनएमयू की, वो अंडर एक एक्ट लगी है, जिस एक्ट का नाम है जी कि 2017 के एक्ट के तहत, ठीक, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्ट के तहत, शी इज होल्डिंग द चार्ज ऑफ द प्रोफेसर अंडर द AMI एक्ट 2003। यूनिवर्सिटी का एक्ट अलग, हॉस्पिटल का एक्ट, ऑटोनमस मेडिकल इंस्टीट्यूट लग है। रेलिवेंट रूल जो है निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसका सेक्शन 7 पढ़ लीजिए। उसकी एक वेग सी जेडी दी है जिसके अंदर उसका ताल्लुक नहीं है। इन 5 कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस है यूनिवर्सिटी के। ये यूनिवर्सिटियाँ वो बनी है जिस तरह इस तरह पाकिस्तान के अंदर खोखे नहीं खुलते, खोखे 7 अप का खोखा खोला हो ना, वैसे नहीं खुलते, इन्होंने यूनिवर्सिटियाँ खोल दी। यूनिवर्सिटी के अंदर HEC की डेफिनेशन है, इतने PhD होंगे तो यूनिवर्सिटी बनेगी। ये तो यूनिवर्सिटी बने शख्सों के लिए, जिसने बना दी वो बैठ गया आके। अब यहाँ पर ये है वहाँ 2 कानून लागू, ये एक और कानून भी है। 2 महकमे हैं, एक प्राइमरी एक टर्शरी, उन दोनों के दौरान कोई रब्त नहीं है।
जो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 अस्पतालों का जो डिफेक्टो हेड है वो प्रिंसिपल है, डीजीओ पता नहीं कौन है, वाइस चांसलर बिल्डिंग बनाकर उसका जी ये कमरा आपके इधर बैठ जाए, ऐसे वाइस चांसलर लगते हैं। ये तो चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी बन चुकी है। सर जी टोटल फ्रॉड है यूनिवर्सिटियां, ये टोटल फ्रॉड है। फायदा क्या है? फायदा मैं बताऊं ना, चलो ये असल में ये इसके ऊपर अलग प्रोग्राम रख लेंगे, ये तो टॉपिक दूसरी तरफ बढ़ा जा रहा है। है। ये एक बहुत बड़ा अब- टॉपिक है अब- कि यूनिवर्सिटियां क्यों अब- बनाई है, इसके अब- ऊपर अब- माहिर मैं अब- बिठाऊंगा। अब आगे लेकिन बता- मैं अब वीसी आगे की बता- अपॉइंटमेंट के ऊपर पूछना चाहता हूँ कि कैसे उसको निकाला जा सकता है या उनकी जिम्मेदारी बनती है? वो हायरार्की बताने लगा हूं, उसको निकालेगा गवर्नर बाय नोटिफिकेशन, मगर उस कानून के तहत ही सेक्रेटरी हेल्थ का हेड है, सेक्रेटरी हेल्थ, मॉनिटरिंग हेड, कंट्रोलिंग हेड, ठीक। सेक्रेटरी हेल्थ। अब होता क्या है कि 22/11 को ये विजिट हुआ है सीएम का, 22 नवंबर को, डेट लिख लीजिए आप। इससे पहले 2 इंसिडेंट कोट करता हूं। कबीरवाला के अंदर एक वजीर चले गए प्राइमरी के, ठीक, इन्होंने बगैर के बगैर बंदे निकाल दिए वहां से, वो अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। वो जो पर्चा हो चुका था नर्स के ऊपर भी एक, वो इसके साथ कबीरवाला नर्स का चक्कर था, डॉक्टर उसमें डायरेक्ट मुकदमा हो गया था। इसको रख दिया, उसको रख दिया, इंक्वायरी नहीं हुई, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में नहीं गए थे। कोई चक्कर ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा है। आगे साहिवाल जो इंसिडेंट था वो हुआ साहिवाल जी इंसिडेंट। 20 जून को साहिवाल का। इसी तरह बगैर किसी लीगल अथॉरिटी की आपने फैकल्टी को सस्पेंड कर दिया, इस्तीफे आए। अभी मैं हराज को सेकंड कर रहा हूं कि इतनी बेइज्जती, इतनी मेडिकल प्रोफेशन किसी कानून के तहत काम कर रहा है ना। लेकिन ये कानून समझ से जो है वो बालातर है कि इस वक्त जो है वो बताया नहीं जा रहा कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी है और कोई ना कोई इंक्वायरी भी होती है। मीरा साहब मैंने लेटर लिखा इनको कि मैंने बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने पीएमए लाहौर में, हमने कहा जी इस वक्त आपने कोट किया है कि 4 किस्म की इंक्वायरीज एग्जिस्ट करती है, मुझे सिर्फ वो इंक्वायरी मिली है जो अस्पताल ने अपनी की है, ना हेल्थ केयर कमीशन की इंक्वायरी हमें दी गई है, ना पुलिस की इंक्वायरी हमें दी गई है, दूसरी किसी एजेंसी की पुलिस की इंक्वायरी हमारे कुछ नहीं मिला। हम लोगों ने कहा जी कि बगैर इंक्वायरी के हमें भी तो पता चला ये चार्ज क्या है प्रोफेशनल्स के ऊपर, बगैर एलिगेशन लगा के जिसको ये नेशनल की बात कर रहे हैं आप? रजिस्टर कीजिए। तो रिपोर्ट भी अब कोई पब्लिक नहीं की, मैं आज भी कहता हूं मुझे इंसिडेंट तो डॉक्टर साहब हुआ है। अब इंसिडेंट की सुन लीजिए ना, इंसिडेंट वो जो वहां पर डायलिसिस यूनिट खुला है वो तमाम डोनेशन से खुला है, किसी गवर्नमेंट पंजाब ने पैसे नहीं दिए। तो चलो पंजाब गवर्नमेंट नहीं दिया, खुला तो है ना, चल रहा है, चले मरीजों का ठीक फायदा है, है। ठीक है, मरीजों का फायदा हो रहा है ना। अब जब आपने एक चीज करनी है इस इंक्वायरी के अंदर, आपने ढूंढना था कि स्टार्टिंग वायरस कहां से शुरू हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग वायरस। आपने 25 बंदों के अंदर एड्स निकला, आपने डाल दिया मशीन के ऊपर कि मशीन की स्टेरिलाइजेशन नहीं की गई। मशीन की कैलिब्रेशन आपको बता दूं कि दैट इज ऑटो डिसइंफेक्टेंट, उसकी कैपेबिलिटी है ऑटो डिसइंफेक्टेंट, खुद वो डिसइंफेक्ट करती है, मरीज को डाला जाता है। मुझे बताया कि मरीज के एक डायलिसिस और दूसरे डायलिसिस के अंदर एक विंडो पीरियड है, इसके अंदर मैं अब्दुल साहब के क्लिनिक पर जाके नुस्खा लेता हूं। डॉक्टर साहब ब्रेक का टाइम हो गया, यहाँ से अब दोबारा बात करेंगे और वीसी के इख्तियारात की भी बात करेंगे। अगर कोई वीसी आप कहते हैं कि उसके रिटर्न या एक्ट की बात करें तो उनके पास इख्तियारात अस्पताल के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन वीसी जब लग जाते हैं तो इंटरफेयर तो करते हैं वो। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन। डॉक्टर शाद मलिक साहब शॉर्टली कंप्लीट करें, फिर मैंने आगे जाना, कंप्लीट कर दें। सोर्स ढूंढना था वायरस का। अब एक डायलिसिस कराने के बाद मरीज चला गया, अगर मरीज किसी थर्ड पार्टी के अंदर इन्वॉल्व है, किसी को जाकर खुद जाकर कोई दवाई खा ली, ये किया फलां किया, थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्वायरी का मस्ट कंपोनेंट है जो नहीं की गई। ठीक, थर्ड पार्टी, इसको कहते हैं वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर चलती है। वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी कानूनी टर्म है जो वीसी तक जा रही है। वीसी डायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं, ये मेरा इससे ताल्लुक नहीं है। मैं कहता हूं कि आप मगर इंक्वायरी करें तो कानून ज़ाब्ते के तहत करें, आप इंक्वायरी ये प्रोसीजर अडॉप्ट करें। प्रोसीजर आप बगैर प्रोसीजर के एक जिसे कहते हैं ना कि मफूकुल फितरत ऑर्डर निकाल देते हैं। 200 कैडर है तकरीबन हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, किसी कैडर की मुझे जेडी दिखा दे आप, मैं चैलेंज करता हूं इस सेक्रेटरी हेल्थ को, ये काजी साहब सेक्रेटरी है ना, ये बता दे किसी जेडी है इनके पास। दूसरा मुझे ये बता दें कि टेन्योर पोस्ट होती है वाइस चांसलर की तकरीबन 4 साल की, तो इनको 4 साल के अंदर निकाला जा सकता है? उसका भी प्रोसीजर है, प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा उसको। अब इनएफिशिएंसी का चार्ज है, ये पीडा का चार्ज है।
ठीक है। और इसमें इन्होंने पीडा अब लगा दिया है। ये जो काजी साहब वाली कमेटी ये पीडा के तहत बनी है। मैं वो सवाल मेरा फिर ये कि इसमें पीडा में वाइस चांसलर शामिल है? जी शामिल है। सबसे पहली चार्जशीट में जिसका नाम है वो वाइस चांसलर ही है और उसके ऊपर इनएफिशिएंसी की एलिगेशनें लगी हैं और ये कहा गया है नहीं, लेकिन बहुत सारे वाइस चांसलर रिटायरमेंट के बाद फिर वाइस चांसलर लगते हैं। क्या ये डॉक्टर साहब रिटायर्ड वाइस चांसलर? नहीं, शी वाज प्रोफेसर ऑफ गायनी। मैंने बताया दो सर्विस में ये तो फिर तो वर्किंग पीडा है, ये लग सकता गायनी है। की। और ये बिल्कुल देखो ना, ठीक। ये भी कंफ्यूजन है कि एक प्रोफेसर के तौर पे आप कॉलेज के एम्प्लॉई हैं जी, और वाइस चांसलर बन के आपकी वो एक बिल्कुल हैयती तब्दील हो गई है। चलो बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी तरफ मोहसिन अलवी ये बताएं कि इस वक्त सरफराज अस्पताल बड़ा अस्पताल है, 23 आपने खबर ब्रेक की है, 23 ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन रूम और 13 ऑपरेशन थिएटर बंद पड़े हैं। 1.5 साल हो चुका है और अरबों रुपए की रिवैम्पिंग के बाद अभी तक जो है वो ये नहीं बन सके। किसकी गलती है? कौन खमियाजा भुगत रहा है? ऑपरेशन कितने रोज़ मुलतवी होते हैं? मियां साहब शुक्रिया। ये 2023 के अंदर जुलाई के अंदर ये मनसूबा शुरू किया गया था इसकी रीवैम्पिंग का, जिसके अंदर एक पूरी वार्ड है जिसे कलमा बिल्डिंग हम कहते थे, प्रोफेसर हमजा साहब जानते हो उस सारी को बनाने के लिए। उसके अंदर काफ़ी सारी वार्ड थी, सर्जिकल के, मेडिसिन के, ऑर्थो, ENT, डेंटल, सारे डिपार्टमेंट उसके अंदर थे और 13 मेजर ऑपरेशन थिएटर थे जिसके ऊपर मिला के 23 ऑपरेशन रूम बनते हैं। ऑपरेशन रूम, हाँ जी। अब ये जो है इसको मुकम्मल होना था 3 माह और फिर कहा गया 6 माह के अंदर, यानी दिसंबर में 2023 में इसने मुकम्मल होना था। दिसंबर 2024 ख़त्म हो गया। ये अब तक 18,000 से ज़ायद ऑपरेशन मुतासिर मुलतवी हो चुके हैं सिर्फ इन ऑपरेशन थिएटर्स की वजह से। डेली की बेसिस पे यहाँ पे 50 ऑपरेशन होते थे जिसमें ENT के सारे मिला के। अब वो 50 करें तो 1.5 साल के अंदर 18,000 से ज़्यादा फंड ऑपरेशन। रोक लिए गए हैं, क्या वजह है? नहीं, काम बिल्डिंग हो उसकी बन गई है, बल्कि बिल्डिंग का प्लस्तर उखड़ना भी शुरू हो गया जो लगाया था। अभी वो चलना शुरू नहीं हुई बिल्डिंग, लेकिन वो चीज़ें खराब होना डॉक्टर शुरू हो अमजद साहब काफ़ी विजिट करते रहे हैं रिवैम्पिंग के दौरान। गई। इसमें जो है जो ऑपरेशन रूम है, जो ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे इक्विपमेंट लगने ही शुरू नहीं हुए। आप सिंपल वार्ड बना देना, वहाँ पे बेड्स लगा देना, ये तो बड़ा नॉर्मल है, ये तो हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर की एक स्पेशल प्रोटोकॉल होते हैं जब आपने उसको बनाना है, उसके अंदर इक्विपमेंट लगते हैं, गैजेट्स लगते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अभी वो लगने ही शुरू नहीं हुए, यानी आप ऑपरेशन अभी ये कहेंगे कि जी हमने बिल्डिंग जो है बन गई है, उसमें काम शुरू हो गया, बेड लगाने शुरू कर दिए हैं। बेड लगाने से ऑपरेशन थिएटर बहाल नहीं होता। वहाँ पर अभी ऑपरेशन थिएटर को बहाल करने का काम ही शुरू नहीं हुआ और ये इसमें अभी भी 1-2 महीने लग जाएंगे। तो जो 18,000 ऑपरेशन मुतासर हुए हैं उनका बोझ उठा के अस्पताल के दूसरे हिस्सों में फेंका गया और वहाँ पर जो जिनको 3 दिन के लिए ऑपरेशन थिएटर मिलता था, जिस वार्ड को 1 हफ्ते के अंदर, उसको 1 दिन के लिए मिलना शुरू हुआ, तो उनके भी ऑपरेशन मुतासर हुए और दूसरे अस्पतालों के अंदर। और मजमूई तौर पर आपको पता है कि अस्पतालों की सूरत हाल क्या है। एक छोटे से हर्निया के ऑपरेशन के लिए 3-3, 6-6 महीने लोगों को वेट करना पड़ता है और ये हार्ट ऑफ लाहौर है, ये सर्विसेज अस्पताल, वहाँ पर ये सूरत हाल है। उसका जो असर है, इम्पैक्ट है, वो सारे अस्पतालों के अंदर गया और सब जगहों पे लोग मुतासर हुए। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, दुनिया के महज़ब मुल्कों में एक सड़क को भी करना हो ना थोड़ा रिपेयर, तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग रोड्स बना के उस पर ट्रैफिक चला दी जाती है। जब चल जाती है फिर उसको तोड़ते हैं। ये रिवैम्पिंग जो है बड़ी यूनिक है। 3 दिन के नोटिस पे वार्ड खाली कराए गए और 1-2 वार्ड नहीं, 4 मेडिसिन के, 4 सर्जरी के, ऑर्थोपेडिक के, आई के और इधर बाकी यूरोलॉजी में ख्याल बच गया काफ़ी सारा। तो उन सबको 3 दिन की मोहलत दी गई कि तुम यहाँ से निकलो और फलां वार्ड के बरामदे में चले जाओ, तुम कमरे। कोई प्लानिंग जब नहीं, एक कोई वार्ड प्लानिंग चलता है ना, तो जो वहाँ चीज़ें डेकेड्स की लगी होती हैं वो सब उखाड़ के तबाह हो जाती है। अब वो जहाँ गए हैं उनके अंदर जाके यकदम मुहाजिर जब घुसे हैं, वहाँ की तबाही वहाँ पे सर पहले स्पेस नहीं थी। एक तो भाई ने ऑपरेशन की बात की है ना, इस वक्त एजुकेशन मुतासर है। इस वक्त जो मेडिकल स्टूडेंट है उसको पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही उन जगहों पे जहाँ ये वार्ड शिफ्ट हुए हैं और वो सारा इक्विपमेंट जो वहाँ से उखाड़ के लाया गया उसके पुर्जे भी नहीं मिल रहे। पुर्जे चोरी हो गए, AC चोरी हो कबाड़ बन रहा है वहाँ पे, कबाड़ के ढेर लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए का सामान सर कबाड़ के ढेर लगे हुए हैं वहाँ पे जो टावर है। मैं डॉक्टर साहब मस्जिद के आपकी साथ तरफ वहाँ आता हूँ। डॉक्टर मसूद साहब से एक और पॉइंट ऑफ व्यू उनका नश्तर मेडिकल अस्पताल के हवाले से जो है वो लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपका लाहेअमल क्या होगा और आप ये भी बता देंगे क्या आप ये बात तस्लीम करते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ था, यानी कि ये जो लापरवाही या गफलत वहाँ पर ये हुई है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट नश्तर अस्पताल में? जी नवीद साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखें कहा क्या गया कि आउटब्रेक हो गया HIV का और अभी आपने शायद मलिक साहब की बात भी सुनी होगी और इवन आप सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, मेरा ख्याल जो सबसे बड़ी सोसाइटी है नेफ्रोलॉजी की, उनका ये कहना है कि ये जो डायलिसिस मशीन्स हैं, दे आर नॉट अ सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस HIV वायरस। इस जो HIV वायरस है इसका स्प्रेड होता ही नहीं इन मशीनों के जरिए। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो है आउटब्रेक हुआ यहाँ पे?
टोटली बिल्कुल अकल नहीं मानते इस चीज को। आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन द मीन टाइम ये पेशेंट जिसका डायलिसिस हो रहा होता है, ये वो पेशेंट है जिनका हीमोग्लोबिन बार बार फॉल करता है और इनको हमेशा मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पेश आती रहती है। ये लोग जाते हैं बाहर, मैं हमेशा वहां पे आप देखिए कि आपके ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स बने हुए हैं, ब्लड बैंक्स बने हुए हैं, वहां से ये ब्लड लेंगे और ब्लड कौन डोनेट करते हैं, वही ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। और ये ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, अगर आप उनकी परसेंटेज देखें तो सबसे ज्यादा आपके हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV तमाम वायरसेस आपको उनमें मिलेंगे। तो यहाँ से ये ट्रांसफर होता है। अगर खिदमत करना चाहती है गवर्नमेंट, वाकई अपने सीरियस है और वाकई चाहती है कि फ्यूचर में फायदा हो पब्लिक का भी, आवाम का भी, तो उनको सब इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए कि इसका सोर्स क्या है, सोर्स कहां से ये वायरस जो है ना इन पेशेंट में ट्रांसफर हुआ। हमने तो डिटेक्ट की है, मैं नहीं समझता कि डॉक्टर जी कोई पेशेंट में ट्रांसफर हुआ, हमने तो डिटेक्ट की है। मैं नहीं समझता कि डॉक्टर जी कोई नेग्लिजेंस है या कोई इसमें गफलत है या कोई उसमें कोई वो डॉक्टर्स ने जानबूझ के ऐसा किया है। देखिए अब एक इंक्वायरी बनाएं, इंक्वायरी में हम ये समझते हैं कि अगर वाकई हमारा कोई भी डॉक्टर कसूरवार होता है तो हम कभी भी उसको डिफेंड नहीं करेंगे, हम कभी भी उसको बैक नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि पब्लिक का फायदा जरूर होना चाहिए, लेकिन इसमें हमारे डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नजर नहीं आती, चाहे वो नेफ्रोलॉजी की हो। और वीसी साहब का तो खैर दूर दूर तक इसमें कोई ताल्लुक भी नहीं बनता। और ये सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ये कहा है कि ये जो मशीनें हैं ये इससे जो है वो अगर डायलिसिस होते हैं तो जो एड्स में लोग मुब्तला नहीं हो सकते, ये इससे एड्स नहीं लग सकता। जी बिल्कुल, ये कहा उन्होंने, ना होने के बराबर है, बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है कि ना होने के बराबर है। दैट इज वाई अगर आप बाहर में जाएं, वेस्ट में जाएं, तो वहां पे ये इनके लिए कोई अलग मशीन भी नहीं होती आकर जो HIV के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑटो डिसइंफेक्ट, जैसे कि शायद मलिक साहब पहले आपको बता चुके हैं, हम बता चुके हैं कि इसमें ऑटो डिसइंफेक्शन का सिस्टम मौजूद होता है। तो कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, स्पोर्स है, तमाम के तमाम डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं इंक्वायरी वो हो जिसमें सीनियर एक्सपर्ट शामिल हो, जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट भी शामिल हो, जिसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट भी शामिल हो, जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट भी शामिल हो। लेकिन फिर उसमें फिर ये बात आ जाती है कि जब डॉक्टर इंक्वायरी में होंगे कमेटी में तो फिर वो अपने डॉक्टर्स भाइयों को बचाएंगे, ये एक बात आ जाती है। इसका आपका क्या मौक़िफ़ है? नहीं सर, आप सीनियर किसी और को भी इन्वॉल्व करें, आप ब्यूरोक्रेट्स को इन्वॉल्व करें, कोई ऐसी बात नहीं। हम किसको अपना चाहिए, आप जजेस को लेके आ जाए। हम तो फेयर इंक्वायरी की डिमांड करते हैं और उसमें ये आपको श्योर करते हैं आपको कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबल हुआ हम उसको कभी बैक नहीं करेंगे, लेकिन इंक्वायरी फेयर होनी चाहिए और जेन्युइन होनी चाहिए। साथ रहिएगा, यहाँ पर दो माहिर बैठे हैं मेरे साथ, उनसे पूछ लेता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर अमजद साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो तो कह रहे हैं कि ये ऐसी मशीनें हैं, सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ने कहा कि ये तो वायरस इससे लग ही नहीं सकता। मेरा साहब, ये डायलिसिस के प्रोसेस में एक मशीन होती है, एक उसके डिस्पोजेबल सर्किट्स होते हैं। ब्लड डिस्पोजेबल सर्किट्स में चलता है, मशीन को टच नहीं करता अंदर वो। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने एक मरीज़ के बाद उन सारे डिस्पोजेबल्स को डिस्कार्ड करना होता है और उससे पहले पेशेंट की सारी स्क्रीनिंग करनी होती है कि किसी में कहीं कोई एड्स है तो नहीं। अच्छा, ये स्क्रीनिंग किसने करनी होती है? ये करनी तो वहाँ की लैब को चाहिए, लेकिन हमारे डॉक्टर ने करनी है, टेक्नीशियन ने करनी है, पैथोलॉजी वालों ने जो टेस्ट करने वाला उनका डिपार्टमेंट है उन्होंने करनी होती है। हर डायलिसिस से पहले स्क्रीनिंग होती है। जैसे आपने ब्लड देना हर डायलिसिस से पहले स्क्रीनिंग होती है, होनी चाहिए, होती है अस्पतालों के अंदर। फ्लॉज वहाँ पे यही है कि जितने डायलिसिस के यूनिट हाईली ओवर क्राउडेड है, वहाँ वेटिंग लिस्टें हैं, प्रेशर है, सिफारिश है, धोस्त है और अथॉरिटीज़ कहती हैं कि क्यों नहीं किया मैं बंदा भेज। वहाँ पे फिर चीज़ें होती हैं निगलेक्ट। बाद मरीज कहते हैं जी अच्छा यहाँ तो बड़ा देर लग रही है, मैं बाहर से करा लाता हूँ। बाहर बैठे हुए हैं 2 नंबर लोग, वो मरीज को देने के लिए कि किसी रफड़ में ना डाले, एक कच्चा पक्का सा इक्विपमेंट से टेस्ट करते हैं, होता वो पॉजिटिव है लेकिन उसको वो नेगेटिव करके डिक्लेयर कर देते हैं। वो कहता है जी ये मेरा आ गया है, वो कहते हैं चलो जी लेटो। इस किस्म के किसी आप कहते हैं कि ये जो मशीन वायरस लग सकता है जी, मशीन से नहीं, वो सर्किट वगैरह मशीन से, सर्किट वगैरह से कितने फीसद चांसेस होते हैं इसके? अगर तो आपने डिस्पोजेबल को रीयूज किया है, रीयूज किया, अगर रीयूज किया मामले में फिर तो बहुत ज्यादा होते हैं ना। शाहद मलिक साहब, डॉक्टर साहब बताइएगा। मियां साहब, हम चीज़ को इस रेफरेंस से देखना पड़ेगा कि एक एलिगेशन क्या है और एलिगेशन की इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या हो रहा है। एलिगेशन ये है कि एक वायरस से मल्टीप्लिसिटी क्रिएट की गई। जी बिल्कुल, ये है, यही है ना? जी बिल्कुल ये। अब ये एक वायरस को जो सोर्स है इसको ढूंढना किस तरीके से, यही ढूंढना है ना। उसका तरीका है कॉम्प्रिहेंसिव जीनोम सीक्वेंसिंग।
इंक्वायरी वालों से पूछ रहे ये करवाया इन्होंने, इन 25 बंदों का ये हुआ है, नहीं हुआ। सॉरी दोबारा बता दें, कॉम्प्रिहेंसिव जीनोम सीक्वेंसिंग, इससे क्या होगा? इससे पता चलेगा कि वो वायरस पहला कहां से आगे ये फैला। तो डॉक्टर साहब आप एग्री करते हैं? लेकिन मुझे इसकी डिटेल का नहीं पता, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल डीप है ये, मुझे मैंने इसको देखा है सर। बात ये है कि ये एक वेग से एलिगेशन के ऊपर इंक्वायरी प्लेस की गई है कि कहाँ से पहला जो है जी, वो कहां से निकला है। उन्होंने कहा जी मशीन, ये तो फिर मसला हल हो गया, इसकी करवा लें कि महंगा टेस्ट करवा लें, सारे करवा लेंगे सारे। जिस तरह मैं मसूद की रात से 22 सेकंड करता हूँ, इनमें कोई भी एलाइज्ड बंदा निकलेगा, नेग्लिजेंस साबित हो जाए, हेल्थ केयर कमीशन नेग्लिजेंस के ऊपर उसके ऊपर ट्रायल करे, महकमा ट्राई करे, जो मर्जी करे। इस वक्त सूरत हाल है कि एक मीडिया ट्रायल ना करे, सारी डॉक्टर बरादरी को बदनाम किया जा रहा है। मीडिया में उनमें इतने अच्छे लोग भी हैं, इन्होंने भी सर्विस की है, मैंने भी सर्विस की है, हम दोनों प्रोफेसर हम तो देखे बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअल मामला क्या है। एक्चुअल मामला अब जो आपकी ओपिनियन डिफरेंट है, डॉक्टर अमजद साहब की डिफरेंट है, हराज साहब को लिया हुआ वो भी बता रहे हैं आप इसकी ले कि गवर्नमेंट महकमा से को एक्चुअल मामले का पता लगे। महकमा से को पता नहीं चल सकता। महकमा से के अंदर बाबू बैठे हुए हैं टाइयां लगा के एसी और हीटर वाले कमरों में, उनका ग्राउंड रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने तो बर्बादी करवाई है सारी। 2 महकमे मैंने किए थे 15 में 2 महकमे किए, बर्बादी हुई है, बर्बादी हुई है। मैं साबित करता हूं, मुझसे कोई अलग प्रोग्राम रख लीजिए। ठीक है, ये पानी पीने की बोतल है, इसको एक महकमा भी देख रहा है, इसको दूसरा भी देख रहा है। ये आप कहते हैं कि एक ही देख सकता था। सर आर्मी को देख लीजिए, यूनिटी ऑफ कमांड है हमारे अंदर। 2 कंपनियां, 2 महकमे, इंडस अस्पताल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, किसी को कुछ पता नहीं किसी ने क्या करना है। ठीक है, ब्रेक ले लें डॉक्टर साहब, आपसे मैं दोबारा शुरू करूंगा। और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो पहली दफ़ा ऐसा लगा कि टेक्निकल डिस्कशन हो रही है और पता चल रहा है कि असल बात क्या है, और जो है वो इस मामले के ऊपर यकीन नाज़रीन भी देख रहे हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर अमजद साहब बताइएगा क्या कहेंगे जी। इस किस्से के अंदर जो बुनियादी क्वेश्चन अब तक रेज हुए हैं ना, नंबर 1 तो हुआ है ये कि ये वायरस यहाँ से आया है। इसके ऊपर जो अब तक वहाँ प्रोसेस हुआ है, गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कराई है, जिसमें हेल्थ केयर कमीशन के बंदे भी थे, जिसमें पी होटा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को डील करते हैं उनके बंदे थे, वो अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। वो अभी पब्लिक नहीं हुई, उसमें क्या है वो हमें पता नहीं। दूसरी पब्लिक करें वजह क्या है, वो इन्हीं को पता है जी। वो पब्लिक भी एक सवाल है, डिमांड किया हुआ, लिख के डिमांड किया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब जो हम मसूद कह रहे हैं ना कि इंक्वायरी वहाँ पे या रिपोर्ट, उसमें ये एलिगेशन है कि वो स्लो और डिले थी। और तीसरा ये है कि छुपाने की कोशिश की गई और जो फैक्ट्स हैं उनको टेम्पर किया गया। ये भी एक इनके ऊपर एलिगेशन है कि जाली रिपोर्टें बना के उसके साथ अटैच की गई हैं। ये इनका अगला जो है। और वो जो ये इन इंडिविजुअल्स पे VCMS, वो कहते हैं जी कि मुख्तलिफ अस्पतालों के माहिर प्रोफेसरों की एक बड़ी आला सतही कमेटी बनाएं, टेक्निकल मामला है, ब्यूरोक्रेट नहीं देख सकता, नहीं। वो तहकीक कर ले। अगर उनके बंदे मुलव्वस हैं डॉक्टर्स, तो वो कहते हैं जी हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, इसमें जो आखिरी इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या ये कमेटी जो है वो प्रोफेसर तिब्बी माहिरीन के ऊपर बननी चाहिए या ब्यूरोक्रेट खुद करे? देखिए, ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकते इसको। ये ब्यूरोक्रेट को क्या पता इस इशू की ABC का नहीं पता उन्हें। ठीक है, तो उनका ये डोमेन ही नहीं है। जब टेक्निकल इशू है ये टेक्नोक्रेट्स। और इस मुल्क के अंदर बयानतदार लोग मर नहीं गए, अलबत्ता हमने उनको बुलाना छोड़ दिया है। हम बुलाते हैं, आपने सिर्फ वो तारीफें करने वाले। इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े ऑनेस्ट लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल खुदा को हाजिर नाजर करके वो देंगे। अच्छा, लास्ट एलिगेशन इन लोगों पे है, MS पे और VC के ऊपर। जब हलवा खाने की बारी होती है तो हर कोई कहता है मेरे आगे रखो, ठीक। और जब कोई थोड़ा कड़वा काम है, निकल के देखना है, उस वक्त कोई नहीं जाता। आप जो इनकी एनालिसिस कर लें कि हमारे यहाँ VC का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, इसका आप चुके हैं। VC का पता ही हमें कैसे लगता है, तो देयर इज नो मेरिट। जनाब, जब आप किसी ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर देंगे जो इस किस्म के हार्डशिप्स के, वो इतने बड़े अस्पताल में भागा फिरे, कभी उसने कहा जी मैं तो नहीं, तो वहाँ पे चीज़ें फिर होनी शुरू हो जाती है नेगलेक्ट। मैं ये नहीं कहता कि उसने नेगलेक्ट किया है, लेकिन एलिगेशन तो लग गई ना, एलिगेशन तो है कि ये उसकी VC की नेगलेक्ट है, ये MS। और फिर एक और तमाशा देखें,
एमएस के ऊपर जो चार्जशीट लगी है ना, उसमें एक ये भी है कि ये तो ग्रेड 18 का बंदा है जी। जो तो किसने लगाया 18 सुने ना जी, अगली बात सुने, लगाया। नहीं अगली बात सुने, कहते हैं कि ये इलीगल लगा है और ये भी इसके ऊपर ही एक चार्ज है। यार उसको किसने लगाया है, वो कहाँ से, ये नहीं आप करना, अब ये भी तो उसके वो भी ऊपर खुद लगा लगाया, दीजिए। महकमा सेहत खुद ने, लगाया। तो ये भी इसके ऊपर चार्ज। मियां साहब- बड़ी वैसे हैरान कुन बात है मियां डॉक्टर साहब, साहब, ये तो एक मजाक है। देख लेना, और ये मैंने रिटर्न पढ़ा है, और एक नहीं, पंजाब के अक्सर अस्पतालों में ग्रेड 18 के लगाए गए, वहाँ 20 प्रोफेसर और फिर वो भी तैयार हो जाए, अगर कुछ होता है तो वो भी उनके ऊपर एलिगेशन उनके ऊपर लगे, illegal इसका भी जवाब दें। जनाब आप इस मुल्क में सियासत और रियासत ने मिलकर इन इदारों को तबाह किया है। इसके अंदर मैं ये बिल्कुल कहने पे मजबूर हूँ कि सियासत और रियासत ने मिलकर इस मुल्क के जो मेडिकल के इदारे हैं वो तबाह किए हैं। इन्होंने हकदार को उसका हक नहीं दिया। जो राइट पर्सन राइट जॉब के लिए होता है, फिर रिजल्ट्स कुछ और होते हैं। बिल्कुल हमने बंदे वो दिए जो पैम्परों के अंदर जनाब अली पले हुए हैं। आप उनसे तवक्को रखते हैं कि वो 2300 बेड के अस्पताल में दिन रात दौरे करेंगे और जाके देखेंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ये तो हजरत उमर की रवायत है ना, तो हजरत उमर की रवायत तो हम अब सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो सर इसलिए मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट जब इस तरह का मसला होती है, अवामी अदालत क्यों लगाई? आपने तमाशा क्यों किया? यहाँ पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, कहाँ पुलिस कितनी नेगली, कभी हुई है अवामी अदालत? ये सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन रह गया कि ग्रेड जी जी डॉक्टर शाद मलिक साहब बताइएगा। मियाँ साहब, इस पूरे सानहे का, पूरे किस्से का एक और एस्पेक्ट भी है जिससे किसी ने नहीं देखा। वो क्या है? वो मैं बताता हूँ। वहाँ पर 13 से लेकर 20 प्रोफेसर लगे हुए हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। उनके आपस की ड्रिफ्ट कौन बीसी लगना चाहता था, कौन नहीं लगना चाहता था। अच्छा, ये भी पीछे एक बैकग्राउंड। इसको देखे तो सही, पता तो चले, बात खुल जाएगी। एक थ्योरी ये भी चलती है कि मुखालफिन ने इसको ये टिल्ट जी। दिया है कि मैडम रगड़ी इसके ऊपर देखना चाहिए वैसे। इसको अब मियाँ साहब, जब इंक्वायरी करनी है तो देखें कि यही देखें लीगल डेंट किधर है, और हकीकत क्या है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसका था, कहीं किसी ने किसी कैसे को हुआ मरवाने के लिए तो नहीं ये। कर मीडिया ट्रायल ना करे। इस वक्त हमारे प्रोफेशन की ऊपर बहुत बेइज्जती की जा रही है। इसमें बड़े साल फकीर लोग। 2024 में तो मेरा ख्याल है कि आपका पूरा प्रोफेशन ही जो है वो आपके डायरेक्ट पर्चे होने शुरू हो गए हैं। नहीं, ये ज्यादती है ना। कमीशन क्रॉस लगा दिया हेल्थ केयर कमीशन। मियाँ साहब, किसी को कानून को प्रैक्टिस करने की फुर्सत ही नहीं है। कमीशन हमने क्यों बनवाया था कि वो इस सारे को टेक्निकल असेस करके मियाँ फैसला साहब, करे। नेग्लिजेंस के वो भी ऊपर, वैसे सफेद आती बन। नेग्लिजेंस के ऊपर सफेद आती वो भी है। वो इसीलिए तो पहले काम नहीं करना चाहता। मैंने कहा है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जब नहीं होगा तो फिर हर इदारा सफेद हाथी बन जाए। मियाँ साहब, बात यह है कि उस सफेद हाथी क्या कि ये काम था मेडिकल नेग्लिजेंस को साबित करना। आज तक हमें ये नहीं पता मेडिकल नेग्लिजेंस हुई क्या है। और आप इससे एग्री हैं कि आप भी कहते हैं कि जी ये काला सती डॉक्टरों के ऊपर मुश्तमिल प्रोफेसर एग्जैक्टली, मुझे मैंने अभी ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता। डॉक्टर अमजद साहब एग्री करते हैं, आप ब्यूरोक्रेट नहीं इसकी नहीं कर सकता, उनका ये रोल ही इनकॉम्पिटेंट। आप मुझे डॉक्टर बताएं, मसूद राज साहब की बात से आप agree मुझे बताएं कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर कोई मिसहैप हो जाए, मैं उसको स्कैन कर सकता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इन्होंने तो अपना पड़ी हुई कहानियां सारियां नीली फिल्में लगाई और जाके चीज बनानी शुरू कर दी। मैं और अमजद, हम इस पूरा पिरामिड के एक एक हिस्से के हिस्सेदार हैं। हमें पता है वहां पर क्या होता ये कैसे आगे आए, इनकी ओरिजिन कहाँ से बिल्कुल हुई? ठीक। है। नीली पीली फिल्में लगा के अपना इशू बनाया उनने घर को। एक बात मैं सिर्फ कर दूं, 7 यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें से सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को हम कह सकते हैं किसी हद तक यूनिवर्सिटी है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। इसके ऊपर डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह रखेंगे और आप दोनों गेस्टों के। यहाँ पर मैं एक और बड़ा एक हैरानकुन बात आपके सामने लेके आता हूँ। बताइएगा मोहसिन अलवी साहब, दाता दरबार अस्पताल ना वो महकमा सेहत लेना चाहता है, ना वो महकमा काफ लेना चाहता है। वो डॉक्टर शाद मलिक साहब लाभार्थ हो चुके हैं अस्पताल, उसको मेरा बराए फरोख्त का इश्तिहार लगा दें उसका। ये सब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात बन चुकी है। फुटबॉल बना दिया उसको। जो सेक्रेटरी औकाफ है वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, महकमा सेहत वाले कहते हैं हमें सेक्रेटरी नहीं काफ भी नहीं लेना चाहता। कितने सालों से पहले उनके पास 65 था। साल से चला रहे हैं। तो आप क्या 65 पैसे years। लगाने पड़ते हैं? नहीं आ ही रहे हैं पैसे, कितने को लगाएंगे उस पर? सारे डिपार्टमेंट चला रहे हैं, वापडा चला रहा है, सोशल वेलफेयर वाले चला रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट चला रहे हैं। और ये एक बड़ा अस्पताल है और ये आई के हवाले से पूरे पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा इसको जाना जाता है। 4 फीको मशीनें वहाँ पे ख़राब हो गई हैं। एक मशीन का 18,000 रुपये खर्चा है, वही ठीक नहीं हो रही। और ये एक बड़ा अस्पताल है। आप ये नेग्लिजेंस किसकी कहें, काफ की कहें, सेहत की कहें? ये एक और इदारे ने मांगा या था। ये भी डॉक्टरों के ऊपर मलबा डाल दें। ये एक और ठीक है, इदारे ने शाहनवाज मांगा। साहब, बिल्कुल जी। मशीनें खराब हैं, सर जी, डॉक्टरों के ऊपर बिल्कुल मलबा नहीं, डाल लेकिन दें। इसमें हजारों ग्रेड मरीज 18 में सफर कर लगने का एलिगेशन उस बंदे पे डाल वो देते तो हैं। आपने कमाल की बात तुम बताई क्यों है। और लगे? एलिगेशन लगा दे कि जिन्हें रिटायर्ड बंदे सारा जिम्मेदार है। और मेरे साथ मैं इसमें एक पॉजिटिव आपको एक प्रपोजल दे दूं, ये सिर्फ डॉक्टरों का तमाशा बंद करें, इन्होंने आराम नाल देख लो बैठ के, जिदा कोई जुर्म साबित होएगा उन्हें टांग दो। हम बिल्कुल नहीं उसका सपोर्ट करेंगे, खा वो वीसी क्यों ना हो। ठीक है, हमें इस बात की कोई नहीं कि इस मुल्क में अगर मुजरिम है, जैसे हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि पिछली कौमें सिर्फ इसलिए तबाह हुई थी
कि जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो उसको माफ़ करते थे, और जब गरीब आदमी जुर्म करता था उसको फांसी देते थे। और आपने कहा था कि खुदा की कसम मोहम्मद की बेटी फातिमा भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काटूंगा। तो जनाब इसको यहाँ पे मैं यहाँ पर डॉक्टर मसूद रऊफ हराज साहब से लाहेमल पूछ लूँ। डॉक्टर साहब, अगर ये वाइस चांसलर से इस्तीफा लेते हैं या नौकरी से निकाला जाता है तो लाहेमल क्या होगा आपका नश्तर डॉक्टर कम्युनिटी का? कम्युनिटी में शदीद इस्तराब है, स्पेशली मुल्तान में, और ना सिर्फ फैकल्टी में बल्कि इवन जो भी डॉक्टर्स कम्युनिटी है इस पे शदीद वो उनका अपना बड़ी शदीद रिजर्वेशन है। और इसलिए आप खुद भी देखें कि डॉक्टर्स कम्युनिटी के पास रह क्या गया है। आपकी सैलरीज ऐसी होती है कि जिनका आप बताने के ऊपर भी हमें शर्म आती है कि हमारे डॉक्टर्स कितना लेते हैं, और इसके बाद जो अपनी जो खिदमात अपनी सर्विसेज देते हैं, आप यकीन करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपने गैजेट्स अपनी चीजें लेके आते हैं, वहां पे अपने ऑपरेशन करते हैं और अपने पेशेंट्स को अपना जो भी मैक्सिमम बेनिफिट होता है हम दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक इज्जत रह जाती है हमारी। सिर्फ एक इज्जत है हमारी, एक रिस्पेक्ट है। अगर वो इज्जत और रिस्पेक्ट भी ना रहे तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म का किसी को भी कोई सर्विस का, कोई जॉब का और किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब, नौकरियां भी जा सकती हैं, आपकी नौकरियां भी जा सकती हैं। इस वक्त हुकूमत बड़ी सख्त है। डर नहीं है सर, कोई डर नहीं है नबीर साहब, डर है तो आप एहतजाज नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने असेंबली फ्लोर पर कहा था कि अब सुन लो, एहतजाज नहीं करना। सर हम एहतजाज नहीं किया। आप ये देखें कि पीएमए ने वहां पे एहतजाज नहीं किया। हम समझते हैं कि पेशेंट सफर करेंगे। हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया आपके थ्रू, हमने रिकॉर्ड करवाया अपने दूसरे भाइयों के थ्रू, हमने जब जो रिकॉर्ड वो करवाया अपनी पट्टियां बांध के आकर या अलामती स्ट्राइक करके। हमने पेशेंट को सफर नहीं होने दिया, ना होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। पीएमए की पॉलिसी ये नहीं है। लेकिन सर अगर हमारी इज्जत पे बात की जाएगी, हम समझेंगे अगर हमारी इज्जत भी नहीं रही तो फिर हमें इस जॉब की भी परवाह नहीं है हमें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अमजद साहब, बताएं आप क्या कहेंगे इख्तिताम पर? देखिए, मैं इख्तिताम में यही कहूँगा कि मामलात जो हैं वो वाक़तन ऐसे हैं कि जिनको बड़ा क्रिटिकल तरीके से एनालाइज करना चाहिए। जिसका जुर्म है उसको छोड़े नहीं, ऐसे ही लोगों को लपेटा ना मारें, पब्लिकली तमाशा ना लगाएं और करने वाला काम करें। डायलिसिस इस मुल्क के अंदर पेशेंट्स को फ्रीली अवेलेबल नहीं है। हज़ारों लोग रोल रहे हैं, वो प्राइवेट में जाते हैं जहां लोगों ने मशीनें इस तरह से लगाई हुई हैं जैसे गुजरांवाला में खड्डियां लगी हुई। वो भी तो आपके डॉक्टर्स ही हैं सर, वो प्राइवेट में आ गए हैं। जो बाहर से हमारे आते हैं ना, वो आके खोल लेते हैं, खोलो जी एक डायलिसिस सेंटर, और वहां पे हर तरह का मरीज किया जा रहा है। जगह जिस तरह ब्लड बैंक्स ने इस मुल्क की तबाही की थी, आज फिर ब्लड बैंक वैसे ही कामों के अंदर इंडल्ज हो गए हैं क्योंकि उसके ऊपर सख्ती नहीं रही। और ये डायलिसिस तो इतना प्रॉफिटेबल काम हो गया है, मरीज के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। खड्डियों की तरह मशीनें लगाई हुई हैं, वो मतलब है कि इछरे के गली मोहल्लों के अंदर कहीं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की बात होगी। नहीं जी, क्या होनी, उनके पास उनको अपने और तरह के काम है। इस तरह के मतलब वो सर मिठा मिठा सारे खाते ने, कौड़ा कौन खाने वास्ते तैयार होता? उधर तुझी गलियां धक्के खाते हो जाके जो कर दो प्रोग्राम। मेरे वर्गे बंदे कहते ने जी ਅਸੀਂ ਤੇ साहब लोग है सन दफ्तर दो एसी किथे है, तो बाहर ड्राइवर किथे, तो गड्डी किथे। इसीलिए हमारा मुल्क डूबा है ये। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर और साहब। एक एंड से एक या हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो खुद मेडिकल से रिलेटेड रही, शी गॉट एडमिशन। पहले वो तो बुला लेना, कोई मेरे जैसे बंदों को, शाह जैसे बंदों को बुला ले, हम उनको ब्रीफिंग दे देते। तो फिर देखिए नहीं, वो आपकी ब्रीफिंग ब्यूरोक्रेट लेने नहीं देते। यही तो बात है, फिर मसला तो वही वो तो आप जगह ले जाएंगे। तो फिर और नहीं, हमने क्या करनी सर जगह, हमें तो अल्लाह ने जो मुकाम देना है दे दिया है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप तो अभी भी खिदमत खलक में डॉक्टर कम्युनिटी लगी हुई है। जी डॉक्टर शाद मलिक साहब। मियां साहब, सिर्फ एक तस्वीर बनाइए, ऊपर लिखिए महकमा हेल्थ और उसके अदारे, नीचे एक कैप्शन लिख दीजिए अंधेर नगरी चौपट राज। ये कई दफ़ा लिखा है, इससे भी कोई असर नहीं होता वैसे। बस इस तरह ही यूं ही चलेगा, ये कंपनी से चलेगी। मोहसिन अलवी साहब बताएं कि सर्विसेज अस्पताल की बात कर लें। जना में भी आज एहतजाज किया है जी, वहाँ पे भी जो है वो क्या मामला है उसका थोड़ा सा तफसीलन बताएं। उसमें भी पूरा एक वही ब्यूरोक्रेसी ने अपनी छुरी चलाने की कोशिश की कि अपने तरीके से हैंडल करते हैं। लोगों के सेंटिमेंट जो ग्राउंड रियलिटी है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या फीडबैक मिला है, उसके मुताबिक जना अस्पताल के अंदर भी ऑपरेशन किया गया। जिस सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी बल्कि उल्टा उससे जो जिस्म ठीक था वो भी ख़राब हो गया। ये प्रैक्टिस वहाँ पे भी की गई, यही प्रैक्टिस यहाँ सर्विसेज में की गई। अब जो दाता दरबार वाला अस्पताल है उसको भी तबाह कर दिया गया। ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे डॉक्टर अमजद साहब
कि ये खिचड़ी बनी हुई है, कोई पता नहीं किसने, एक कमरे के अंदर आपने 70 लोग बिठा दिए हैं और सबकी डायरेक्शन अलग है और सबकी सेंटीमेंट अलग है, सबके सोचने का अंदाज ही अलग है। अक्सर स्टाफ के मेंबर आ ही नहीं रहे कि जाना किथे, जी जाना पता ही नहीं, किसी को पता ही कुछ नहीं। जो इमरजेंसी में आज मरीज ये आता है डायलिसिस ना, वाली आप बात कर रहे थे, इतना जबरदस्त सिस्टम वहाँ पे शुरू हुआ था जनाब अस्पताल के अंदर, उसको खुडे लाइन लगा दिया। जो लोग काम करते हैं उनको निशाने इबरत बनाना है, वो जलील कर- मेरी जरूरत कैसे एक हुई सिर्फ काम करने सर्विसेज की बात की? फाइनल यही जनाब में किया गया। मेडिसिन की रात को इमरजेंसी में सीरियस मरीज आते हैं ना, जो इस तरह यूनिट किया उसको गया रात को डील करते हैं, बिल्कुल ठीक सुबह है। अपने वार्ड में उसे नहीं ले जा सकता, जगह ही नहीं है, वो वहीं रहता है पड़ा हुआ है इमरजेंसी में, और जो नई टीम आती है वो आके उसको सिर्फ संभालती है। मुझे एक जी मिनट डॉक्टर सिर्फ- साहब, डॉक्टर साहब मैं सर्विसेज गया था, जो रीवैम्पिंग की मौसम ने बात की थी। रीवैम्पिंग तो वहाँ पे गिरने वाली वो बिल्डिंग हो चुकी है डॉक्टर साहब, बचे वहाँ से मियां बचे। साहब, वही सेक्रेटरी CNW आज भी बैठा है जिसने ये रीवैम्पिंग की। मैं वहां पर और गया, वो सेक्रेटरी है, दूसरा तो चला गया सेक्रेटरी हेल्थ। सेक्रेटरी CNW ठीक वो बैठा है अभी भी, जिसने रीवैम्पिंग, वो इतना मोटा पत्थर लगा हुआ था, लोहे के दीवार थे, वो सारे वो लेके चले गए, उनका कोई पता नहीं। मुझे बताएं, आप कह रहे थे और कि मैंने प्रेग्नेंट वुमेन को लिफ्ट ठीक नहीं करवाई, प्रेग्नेंट वुमेन सीढ़ियां चढ़ के ऊपर बहुत जा रही शुक्रिया थर्ड फ्लोर को। मैं प्रोफेसर मियां साहब एक शाहिद बात भाई, ऐड करना चाहता हूं। टाइम खत्म हो चुका है प्रोफेसर अमजद साहब, आप कह रहे थे कि डायलिसिस वाला अलवी मामला साहब, बड़ा जल्दी पेचीदा जरा। है, तो जिना में जो आपने बनाया वहाँ पे गुर्दों की पैबंदकारी का जबरदस्त किस्म का सिस्टम, बहुत उसको भी दबा करके शुक्रिया रख दिया। मोहसिन अलवी साहब, बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो चुका है। और प्रोफेसर डॉक्टर शाद मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया टाइम दिया। और डॉक्टर अमजद साहब, आपका शुक्रिया, आपकी जो राय थी बड़ी टेक्निकल राय। और हमारे साथ डॉक्टर मसूद रऊफ फराज साहब भी थे, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और नश्तर अस्पताल के हवाले से दिया। तो बात यही सामने आ चुकी है जी कि जो भी अगर मामला हुआ है तो मुतफिका तौर पर यहाँ पर जो है वो तिब्बी माहरीन एक बड़े नाम मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने यही कहा जी कि अगर इसकी वाकई की हकीकी तौर पर अगर ये समझते हैं और जो नश्तर अस्पताल जो सदर PMA मुल्तान, उन्होंने भी कहा कि जी एक तिब्बी माहरीन के ऊपर एक आला सदी कमेटी तश्कील दी जाए, ब्यूरोक्रेसी को तो वो नहीं तस्लीम कर रहे। तो इसके ऊपर देखते हैं अब क्या बनता है जी, ये पूरा मामला है। और सेक्रेटरी हेल्थ की जानब से एक समरी मूव की गई है गवर्नर पंजाब को, रिमूवल फ्राम सर्विस नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है। देखते हैं अब इसके ऊपर क्या होता है। तो नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।